स्वागत है दोस्तों। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। मगर आपने शायद ही सुना हो जहाँ एक हत्या छुपाने के लिए किसी ने 9 हत्याएं कर दी हो। सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, मगर ये पूरी तरह सच है। तेलंगाना काम करने गए बिहार के संजय कुमार को वहीं काम करने वाली रफ़ीका नाम की एक महिला से प्यार होता है। मगर कुछ समय बाद ये प्यार एक ऐसे मोड़ पे पहुंच जाता है जहां एक के बाद एक 9 लाशें गिर जाती हैं। तो आखिर कैसे 9 लोगों की मौत हो जाती है? इन मौतों के पीछे किसका हाथ था? और रफ़ीका संजय की पूरी प्रेम कहानी क्या है? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। पूरी कहानी जानकर आप शॉक्ड रह जाएंगे, तो वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिए। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक पातक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। मार्च 2020 तक कोरोना वायरस ने तेज़ी से अपने पांव पसारने शुरू कर दिए थे। इस कारण 24 मार्च 2020 को देश भर में लॉकडाउन तक की घोषणा कर दी गई थी। लॉकडाउन लगने की वजह से जो मजदूर जहां काम कर रहे थे वो वहीं फंस के रह गए। तेलंगाना के वारंगल ज़िले के गोराईगुंटा गांव में साई दत्ता ट्रेडर्स नाम की एक जूट की बोरी बनाने वाली फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री में काम करने वाले ज़्यादातर लोग बिहार और बंगाल के थे, मगर लॉकडाउन की वजह से इस फैक्ट्री का भी काम ठप हो गया था। यहाँ काम करने वाले ज़्यादातर मजदूर भी इसी फैक्ट्री के अंदर कैद होकर रह गए थे। फैक्ट्री में काम ज़रूर बंद हो गया था, मगर पहले का स्टॉक अब भी फैक्ट्री के अंदर था और इसे अभी भी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमर तक सप्लाई किया जा रहा था। अब मई का महीना आ चुका था और फैक्ट्री के मालिक जय भास्कर को कुछ बोरियों का ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर मिलने पर वो अपने ऑटो ड्राइवर को कहते हैं कि फैक्ट्री में जाओ और वहाँ से बोरी लेकर कस्टमर तक पहुँचा दो। भास्कर ने ड्राइवर से ये भी कहा कि फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ वर्कर अब भी फैक्ट्री के अंदर ही होंगे, वो तुम्हें बोरी दे देंगे। आदेश के मुताबिक ड्राइवर ऑटो लेकर फैक्ट्री के बाहर आ जाता है और दरवाज़ा नॉक करने लगता है, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। थोड़ी देर बाद वो दूसरे दरवाजे से अंदर जाकर लोगों को आवाज़ देकर बुलाने की कोशिश करता है, मगर वहाँ चारों ओर बस सन्नाटा ही सन्नाटा नज़र आता है। फैक्ट्री के अंदर किसी को भी ना पाकर वो भागते हुए फैक्ट्री के मालिक भास्कर तक जाता है और उन्हें जानकारी देता है कि फैक्ट्री के अंदर एक भी मजदूर नहीं है, जबकि वहाँ कम से कम 10 मजदूर होने चाहिए थे। भास्कर इस बात की जानकारी अपने एक और पार्टनर संतोष को देता है और फिर कुछ लोगों को लेकर फैक्ट्री की तरफ आता है और सब मिलकर मजदूरों की तलाश में लग जाते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं, मगर मजदूरों का कोई भी अता पता नहीं चलता। फिर भी सभी तलाश में लगे रहते हैं। अब लगभग दिन के 2 बज रहे थे, तभी कुछ लोग तलाशी के क्रम में फैक्ट्री के कुछ ही दूरी पर मौजूद एक कुएं तक पहुंचते हैं। उनमें से एक व्यक्ति जब कुएं के अंदर यूं ही झांकता है तो अचानक ज़ोर से चिल्ला उठता है। आवाज़ सुनकर बाकी लोग भी कुएं की तरफ आ जाते हैं। जब वो लोग कुएं में देखते हैं तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कुएं के अंदर उन्हें 4 बोरियां तैरती हुई दिखती हैं। बोरियां नज़र आते ही तत्काल ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। मौके पर पुलिस की टीम आती है और चारों बोरियों को वहां से निकालती है। बोरी में से शक के मुताबिक ही मजदूरों की लाश निकलती है। फैक्ट्री के मालिक पहचान करते हैं कि ये चारों इसी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर और मजदूर के परिवार वाले हैं। मरने वालों की पहचान मकसूद आलम की पत्नी निशा, बेटी बूसा खातून और 3 साल के बेटे बबलू के रूप में होती है। पर 5 लोग अभी भी लापता थे। उनकी भी तलाश शुरू होती है, मगर बाकियों का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। अंत में पुलिस वाले फिर से कुएं की गहराई में उतरकर जांच करने का फैसला करते हैं। अगले दिन जब पुलिस की एक टीम कुएं में गहराई तक जाती है तो सभी शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि कुएं के तल से एक के बाद एक 5 और शव बरामद किए जाते हैं। मतलब इस कुएं से अब तक 9 शव निकाले जा चुके थे। इन 5 की पहचान 20 साल के शहबाज आलम, 18 साल के सोहेल, 30 साल के शकील और 22 साल के श्याम और श्रीराम के तौर पे होती है। एक साथ 9 लोगों की मौत की खबर से पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। पुलिस प्रशासन भी हरकत में आकर तेज़ी से जांच शुरू कर देती है और ये समझने की कोशिश करती है कि आखिर इतनी बड़ी घटना को किसने अंजाम दिया। एक साथ 9 लोग आत्महत्या कर ले, ये बात गले से उतरने वाली नहीं थी। इसलिए हत्या के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए शव का पोस्टमार्टम करवाने का फैसला किया जाता है। शुरुआती जांच में कहीं भी ये संकेत नहीं मिलते हैं
कि मरने वाले लोगों के साथ मारपीट की गई हो या फिर इनके साथ कोई ज़बरदस्ती की गई हो। फिर भी आगे की जांच के लिए कुछ नमूने बड़ी लैब में भेज दिए जाते हैं। इधर पुलिस एक साथ 9 लोगों की मौत के कारणों का पता लगाने में जुट जाती है। काफ़ी कोशिशों के बावजूद पुलिस को कहीं से कोई कामयाबी मिलती नज़र नहीं आती है। लंबी जांच पड़ताल के बाद पुलिस बस इतना ही पता लगा पाती है कि 20 मई 2020 के रात फैक्ट्री में काम करने वाले मकसूद के छोटे बेटे शहबाज का जन्मदिन मनाया जा रहा था। इधर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें कहा जाता है कि सभी की मौत 20 मई की रात 9:30 बजे से लेकर 21 मई की सुबह 5 बजे के बीच हुई होगी। अब पुलिस कड़ी जोड़ने लगती है कि संभवतः सभी की मौत इसी बर्थडे पार्टी में ही हुई होगी। अब पुलिस अपनी जांच और तेज करती है तथा शक के आधार पर पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में भी लेती है, मगर कहीं से कामयाबी मिलती नज़र नहीं आती है। अभी पुलिस जांच में लगी हुई थी कि तभी वरंगल पुलिस के पास एक अनजान शख्स 2 मोबाइल फ़ोन के साथ आता है। वो व्यक्ति बताता है कि उसे ये दोनों मोबाइल फ़ोन पास के ही सोनालिका ट्रैक्टर के गोदाम के पास मिले हैं। पुलिस के पास इस मामले में मोबाइल का मिलना एक ब्रेक थ्रू जैसा था। जांच में पता चलता है कि ये मोबाइल किसी और का नहीं बल्कि मर चुकी मकसूद आलम की पत्नी निशा और दूसरा मोबाइल 9 लोगों में शामिल एक और मजदूर श्री राम का है। अब पुलिस वाले आसपास लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करते हैं। शुरुआती जांच में ही पुलिस को दिखता है कि 20 मई की शाम लगभग 6 बजे ट्रैक्टर गोदाम की तरफ से एक व्यक्ति साइकिल से आ रहा है। फिर वही व्यक्ति 21 मई की सुबह 6 बजे के आसपास फिर से इस सीसीटीवी में घटनास्थल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस वाले अब इस साइकिल सवार व्यक्ति की तलाश में लग जाते हैं और कई दिनों की मेहनत के बाद फाइनली 23 मई 2020 को सीसीटीवी में कैद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार इस शख्स की पहचान संजय कुमार यादव के तौर पे होती है, जो बिहार का रहने वाला था और पिछले 6 सालों से तेलंगाना में रहकर मजदूरी कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस संजय से पूछताछ करती है। शुरुआती जांच में तो संजय किसी भी तरीके से 9 लोगों की मौत में उसका हाथ होने से इनकार करता है, यहाँ तक कि वो खुद को मरने वाले लोगों का दोस्त भी बताता है। पर जब पुलिस सख्ती पर आ जाती है तब संजय कुमार यादव स्वीकार कर लेता है कि ये सभी हत्याएं उसने ही की हैं। संजय के कबूलनामे से हर कोई शॉक्ड हो जाता है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल चलने लगता है कि आखिर इतनी बेरहमी से 9 लोगों की हत्या के पीछे की वजह क्या हो सकती है। अब संजय से इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस पूछताछ करती है तो बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। संजय द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक साल 2014 के आसपास संजय काम के सिलसिले में तेलंगाना आता है और यहाँ उसकी मुलाकात मकसूद से होती है, जो इसी बोरी की फैक्ट्री में काम किया करता था। संजय मकसूद से काम दिलवाने की बात करता है। संजय के कहने पर मकसूद उसे इसी बोरी की फैक्ट्री में काम दिलवा देता है, जिसमें वो और उसके परिवार के अन्य लोग काम किया करते थे। संजय के मुताबिक कुछ समय तक तो वो यहाँ बहुत अच्छे से काम करता है तथा मकसूद के परिवार का हिस्सा बन जाता है। मकसूद के परिवार में मकसूद के अलावा उसकी पत्नी निशा की एक रिश्तेदार रफ़ीका तथा रफ़ीका के 3 बच्चे थे। रफ़ीका का तलाक हो चुका था और वो अपने बच्चों के साथ इसी फैक्ट्री में रहते हुए काम करती थी तथा फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए खाना बनाया करती थी। यहीं काम करते हुए संजय और रफ़ीका धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। सच्चाई शायद इससे अलग थी, मगर रफ़ीका यही समझती रहती है कि संजय भी उससे प्यार करता है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि एक साथ ही रहने लगते हैं। कुछ समय तक तो रफ़ीका और संजय खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं, मगर इन दोनों के रिश्ते में कड़वाहट तब आनी शुरू होती है जब रफ़ीका को शक होने लगता है कि संजय अब उसकी 16 साल की बेटी पर भी गंदी नज़र रखने लगा है। इस बारे में जब रफ़ीका संजय से बात करती है तब संजय कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी बेटी मेरे लिए भी बेटी ही है। संजय के ऐसा कहने पर रफ़ीका थोड़ी इत्मीनान ज़रूर होती है, मगर बीतते समय के साथ वो देखती है कि संजय अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। इस कारण अब रफ़ीका संजय पर शादी करने के लिए दबाव बनाने लगती है। पहले तो संजय अलग अलग कारणों से शादी को टालता रहता है, मगर जब रफ़ीका ज़िद करने लगती है तो संजय शादी के लिए मान जाता है। शादी से पहले रफ़ीका संजय से कहती है कि शादी करने से पहले चलो मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाती हूँ। रफ़ीका के माता पिता बंगाल में रहते थे।
सब कुछ तय होने के बाद 6 मार्च को संजय और रफ़ीका पश्चिम बंगाल जाने वाले गरीब रथ ट्रेन में सवार हो जाते हैं। संजय के खुलासे के मुताबिक असल में संजय रफ़ीका को पसंद नहीं करता था, बल्कि वो उसकी बेटी निशा को पसंद करता था। मगर निशा तक जाने के लिए उसने रफ़ीका का बस इस्तेमाल किया था। अब क्योंकि रफ़ीका शादी के लिए ज़िद करने लगी थी, इसलिए संजय रफ़ीका को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बना लेता है। वो साजिश के तहत पश्चिम बंगाल जाने के लिए तैयार हो जाता है, मगर उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। जैसे ही संजय और रफ़ीका ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन कुछ दूर चलती है, संजय रफ़ीका को छाछ पीने के लिए देता है। इस बात से अनजान कि छाछ में बेहोशी की दवा मिलाई हुई है, रफ़ीका बड़े आराम से वो छाछ पी लेती है, मगर छाछ पीते ही वो बेहोश हो जाती है। रफ़ीका के बेहोश होते ही रात के अंधेरे में संजय पहले तो दुपट्टे से रफ़ीका का गला घोट देता है, और फिर जब ट्रेन आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी ज़िले के तेड्डपल्ली गुडम पहुंचती है, तो यहाँ पर संजय रफ़ीका को ट्रेन से धक्का दे देता है। अगले दिन रेलवे पुलिस रफ़ीका की डेड बॉडी अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाती है। रफ़ीका की पहचान करवाने की भी कोशिश की जाती है, मगर रफ़ीका की कहीं पहचान नहीं हो पाती है। इधर आगे संजय रफ़ीका को ट्रेन से धक्का देने के बाद ट्रेन से उतर जाता है और वापस वरंगल वाली ट्रेन पकड़ लेता है। संजय जब वापस अकेले फैक्ट्री आता है तो रफ़ीका के तीनों बच्चे उसे अपनी माँ के बारे में सवाल करने लगते हैं। इस पर संजय कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे नाना नानी के घर यानी पश्चिम बंगाल में ही रुक गई है। इस पर मकसूद की पत्नी निशा रफ़ीका को फ़ोन करने की कोशिश करती है, मगर रफ़ीका का फ़ोन नहीं लगता है। इसके बाद निशा को संजय पर शक होने लगता है और वो अपने पति से इस बारे में बात करती है। अब मकसूद और निशा मिलकर संजय से रफ़ीका के बारे में पूछने लगते हैं। रफ़ीका के बारे में कुछ भी बताने के बजाय संजय चुपके से वहाँ से गायब हो जाता है, मगर लॉकडाउन की वजह से वो कई दिनों तक इधर उधर भटकते रहता है और घूम फिर कर वापस 15 मई को वरंगल आ जाता है। यहाँ आने पर मकसूद और निशा एक बार फिर से संजय से रफ़ीका के बारे में पूछते हैं और कहते हैं अगर तुमने कुछ भी नहीं बताया तो हम पुलिस में जाकर कंप्लेन कर देंगे। क्योंकि संजय पहले ही रफ़ीका को ट्रेन से फेंक चुका था, इसलिए उसे डर सताने लगता है कि अगर मकसूद और निशा पुलिस तक गए तो वो पकड़ा जाएगा। इसलिए अब संजय मकसूद और निशा को ही अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगता है। तभी वो इन लोगों का खात्मा करने का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि संजय को पता चलता है कि 20 मई को मकसूद फैक्ट्री के अंदर ही अपने बेटे बबलू का जन्मदिन मनाने वाला है। इसके बाद संजय मोबाइल पर नींद की गोलियों के बारे में सर्च करता है और फिर बाज़ार से बड़ी संख्या में नींद की गोलियां खरीद कर ले आता है। फिर जब सभी लोग जन्मदिन का जश्न मनाने में बिजी रहते हैं, तभी संजय चुपके से किचन में आकर दाल में एक साथ 60 नींद की गोलियां मिला देता है। लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता है और सभी बड़े आराम से खाना खा लेते हैं, मगर खाना खाते ही सभी बेहोश हो जाते हैं। जब सभी लोग लगभग मौत के मुंह में पहुंच जाते हैं, तब संजय एक एक करके सभी को पहले बोरियों में भरना शुरू करता है और फिर एक एक करके उन सभी को खींचकर पास में ही मौजूद पुराने कुएं में लाकर डाल देता है। पुलिस पूछताछ में संजय ये भी बताता है कि खाना खाने के बाद उनमें से कोई भी मरा नहीं था, बल्कि सभी की सांसें चल रही थी। फिर भी उसने सभी को बोरी में डालकर मरने के लिए कुएं में फेंक दिया। मरने वालों में मकसूद के परिवार के 6 सदस्यों के अलावा बिहार के ही रहने वाले श्रीराम, श्याम तथा त्रिपुरा का शकील भी था, जो मकसूद के साथ ही काम करता था। पुलिस जब और आगे जांच पड़ताल करती है तो कई हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं। जैसे रफ़ीका को शक होने लगा था कि संजय उसकी बेटी के करीब आने लगा है। रफ़ीका का ये शक पुलिस जांच में सही साबित होता है। दरअसल पुलिस जब संजय के मोबाइल की जांच पड़ताल करती है तो खुलासा होता है कि वास्तव में संजय ने रफ़ीका की 16 साल की बेटी की इज्जत लूट ली थी और अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड किया था। इन सभी खुलासों के बाद संजय पर पॉस्को एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया जाता है। इसके अलावा उसके ऊपर कुल 10 लोगों की हत्या का मुकदमा दर्ज होता है। लंबे समय तक मामले की सुनवाई चलती है और 2023 में एक निचली अदालत में संजय को धारा 302, 380 और 344C के तहत दोषी करार दिया जाता है और उसे मौत की सज़ा सुनाई जाती है। निचली अदालत ने भले ही संजय को फांसी की सज़ा दे दी हो, पर संजय के पास ऊपरी अदालत में अपील करने का रास्ता खुला हुआ है। फिलहाल संजय जेल में बंद है। दोस्तों, वैसे तो अपराधी को सज़ा देने का अधिकार अदालत को होता है और संजय को भी वही सज़ा मिलेगी जो हमारी अदालत द्वारा तय किया जाएगा।
मगर आपके अनुसार संजय को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। क्राइम से जुड़ी ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।